हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के लेसन 3 की, जिसका नाम है सरकार क्या है। देखिए, ये आपका चैप्टर क्लास 6 क्लास का है और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे कि सरकार क्या है, सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार क्या होती है। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और यह भी जानेंगे कि हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, सड़क का निर्माण, जितने भी हमारे गरीबों के लिए जो सहायता होती है, ये सब कौन करता है? ये सब कार्य सरकार करते हैं। गरीबों के लिए वो नए नए कार्यक्रम लेकर आती है, स्कूलों में वे काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ कराती हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे उसके लिए भी कई सारे कार्यक्रम करती रहती है। तो ये जितने भी कार्य होते हैं, इन सबको करने के लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इसमें हम ये भी देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। और ये सभी कार्य कौन करती है? हमारी सरकार करती है। सरकार जो होती है वो अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती है और यदि हमें संसाधनों की कमी महसूस होती है तो उनकी व्यवस्था करती है। पढ़ाई से रिलेटेड वो काफ़ी सारी हेल्प करती है, नए नए कार्यक्रम लाती है लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सभी कार्यक्रम कार्य करने के लिए हमें क्या होती है? सरकार की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं। देखिए, सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं, जिसमें आपका स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर और राष्ट्रीय स्तर। सरकार जो होती है वो इन तीनों ही स्तरों पर कार्य करती है। देखिए, स्थानीय स्तर पर आपके आ जाएगा ये पंचायती वगैरह जो होती है। ठीक है, राज्य स्तर में आपके जैसे कि हरियाणा की सरकार और आपकी असम की। ठीक है, इसके बाद आपका सरकार एवं कानून। देखिए, सरकार के पास कानून बनाने की और लोगों को मानने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है। ठीक है, सरकार के पास क्या होती है? कानून बनाने और लोगों को उसके प्रति बाध्य करने की शक्ति जो होती है वो सरकार के पास होती है। ठीक है, जैसे कि गाड़ी का लाइसेंस का जुर्माना। फॉर एग्जांपल, यदि हम ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी के पास लाइसेंस है तो वो कानूनी तौर पर सरकार के जो नियम है उनका पालन कर रहा है, और यदि वो ड्राइविंग बिना लाइसेंस के कर रहा है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा और उसे सरकार के नियमों का उल्लंघन करने के वजह से उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके बाद अगर लोगों को लगता है कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि सरकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, सरकार के प्रकार होते हैं आपका राजतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? लोग जो होते हैं वो अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, और सरकार को अपने निर्णय की सफाई भी देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है? लोग वोट देते हैं और लोग वोट देने के द्वारा जो भी प्रतिनिधि होता है वो प्रतिनिधि मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, और इसमें जो सरकार बनती है वो अपनी सफाई भी देती है। इसके बाद आपका राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में राजा के पास ही सारे अधिकार होते हैं और उसकी एक छोटी सी समिति होती है, सलाहकार होते हैं, उसके 15-20 लोग सलाहकार होते हैं, लेकिन वो जो सलाह होता है उनके बीच में, उसके बाद जो अंतिम निर्णय होता है वो कौन लेता है? वो राजा ही लेता है। ठीक है, वो सलाह मशवरा कर सकता है अपनी समिति के साथ, लेकिन जो आखिरी डिसीजन होगा इसमें वो राजा ही लेगा। अब इसमें हम थोड़ा लोकतांत्रिक सरकार को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लोकतंत्र में लोग अपने नेता को स्वयं चुनते हैं। एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा भी हमने पढ़ी होगी कि लोगों का लोगों के द्वारा किया गया शासन। इसमें क्या होता है? लोग अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग सीधे भाग न लेकर के चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो सरकार बनती है,
उसमें जनता जो है वो डायरेक्ट भाग नहीं ले सकती। इसमें इनडायरेक्टली क्या होता है कि जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, फिर जो उनके प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक वह सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो। ठीक है, वोट देने का अधिकार जो वयस्क मताधिकार बोलते हैं, जिनको 18 से जो 18+ होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। और सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक वहाँ सभी जितने भी 18+ के लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। यदि सभी लोग वोट देंगे जो 18 वयस्क मताधिकार का पालन करेंगे तो वो एक अच्छी सरकार है। यदि जो 18+ और वो वोट में भाग नहीं ले रहे हैं तो वो एक अच्छी सरकार नहीं कहलाएगी। देखिए, एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। ठीक है, पहले का समय ऐसा होता था कि उसमें जो गरीब लोग होते थे, औरतें होती थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। सरकारें केवल उन्हीं लोगों को वोट देती थी जो कि उत्तम होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और मोस्टली जो पुरुष होते थे उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति होती थी, देश उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार देता था। ठीक है, इसमें हमने ये डिस्कस हो गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष किए गए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जितने भी वहाँ के जो प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी पुरुषों ने भाग लिया था, उसमें देखा गया कि पुरुष जो थे वो तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रखे थे, लेकिन उस टाइम पे महिलाओं की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जब महिलाओं की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने देखा कि महिलाएं जो हैं उनमें भी एक शक्ति है, वो भी अन्य कार्य कर रही थी उस टाइम पर। तो महिलाओं के अंदर ये भावना पैदा हुई कि जब हम ये कार्य कर सकते हैं तो हम वोट भी दे सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम निर्णय ले सकते हैं। तो महिलाओं ने क्या करा, उन्होंने महिला अधिकार आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, जिसे हम सर्विस मूवमेंट भी कहते हैं। सर्विस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो उसी के बाद से क्या हुआ, प्रथम विश्व के बाद महिला को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का जो अधिकार था वो 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में जो औरतों को वोट देने का अधिकार था वो 1928 में दिया गया। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग करी। ठीक है, भारत में आज़ादी से पहले क्या था कि बहुत ही गिने चुने लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। वो या तो पुरुष होते थे या पढ़े लिखे होते थे, या जिनके पास संपत्ति बहुत अधिक होती थी, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी लोगों को धीरे धीरे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, जो कि 18+ थे। इसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और गांधी जी ने 1931 में अपनी बुक यंग इंडिया पत्रिका में भी इस बारे में जिक्र किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कई बार 1 मार्क्स में भी पूछने जाते हैं कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब हुआ, 1920 में। इंग्लैंड की औरतों को कब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1928 में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।